अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बड़ी बात में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बयानबाजी के शोर में बज़ाहिर अब तक हुकूमत का पलड़ा भारी लग रहा है। पीपल्स पार्टी की जानिब से सेनेट इलेक्शन और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के ऐलान के बाद PDM अब लॉन्ग मार्च की तारीख देने से कतरा रही है। नून लीग में भी मरियम नवाज के जारहाना बयानात के बावजूद गालिब राय यही है कि इंतखाबी मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, जिसकी तस्दीक नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने गुज़श्ता रात बड़ी बात में की। देखिए, अभी तक इसमें PDM ने अपनी फैसला नहीं किया, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून की अंदर मुशावरत है उसमें गालिब राय यही है कि हमें सेनेट के प्लेटफॉर्म को, जो एक आईनी प्लेटफॉर्म है, उसमें हुकूमत के लिए वॉक ओवर नहीं देना चाहिए, मगर ना 2/3 अक्सरियत से वो मनमानी की आइन में तरमीम कर सकते हैं और हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ की तो जद्दोजहद कर रहे हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की जानिब से MQM पर दबाव डाला जा रहा है कि हुकूमत का साथ छोड़ दे। MQM है, मेरा समझ से बाहर है। उनका अपना बेस के मुताबिक, अपना सियासत के मुताबिक इस हुकूमत के साथ एक दिन में मज़ीद रहना तो अपने अवाम के, अपने वोटर के डिमांड नहीं है। पता नहीं किस मजबूरी के मुताबिक वो आज तक इस हुकूमत के साथ खड़े हैं। उनके वोटों की वजह से ये हुकूमत कायम है, तो इनकी वोटों की वजह से हमारा सेंसस का मसला हमारे सामने है। इनकी वोटों की वजह से हमारा शहर के अवाम का जो गैस का इशू है वो सब आपके सामने है। ऑपोजिशन की हिकमत अमली से ऐसा लग रहा है कि इस्तीफों के ऑप्शन के इस्तेमाल की बजाय हुकूमत को कमजोर करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वज़ीर आज़म खुद मुतमईन हैं कि ऑपोजिशन के इख्तिलाफात PDM को नाकाम कर देंगे। आज वज़ीर आज़म ने ऑपोजिशन के इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के प्लान पर भी फैसला किया है कि इलेक्शन कमीशन के सामने ऑपोजिशन को एहतजाज की इजाजत दी जाए, किसी किस्म की रुकावट ना डाली जाए, लेकिन किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हुकूमत का इत्मीनान अपनी जगह, लेकिन खुद हुकूमत को ऑपोजिशन के साथ बड़े चैलेंजेस का सामना है। महंगाई, दहशतगर्दी और पुलिस रिफॉर्म समेत गैस बहरान और मईशत जैसे मामलात ऑपोजिशन को हुकूमत के खिलाफ मुहाज़ाराई का ईंधन फराहम कर रहे हैं। ऐसे में हुकूमत का लाहे अमल क्या है? क्या हुकूमत भी जानती है कि ये मसाइल ऑपोजिशन से बड़ा चैलेंज? इन तमाम मामलात पर बात करेंगे इसी प्रोग्राम बड़ी बात के एंकर पर्सन आदिल शाहजेब और वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी नदीम अफसल चंद हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, इससे पहले कि आप चंद साहब से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करें, मैं चाहूंगा कि एज एन एनालिस्ट आप जरा रोशनी डालिए कि एक जानिब PDM की तहरीक है, उस तहरीक के मुकाबले में गवर्नमेंट मशीनरी की जानिब से ऑन एवरेज डेली बेसिस पर प्रेशर सामने आते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ऑलमोस्ट अपने हर तकरीब में, हर खिताब में PDM का जिक्र करते हैं, एहतसाब का बयानिया दोहराते हैं। फिर इस सारी सूरत हाल के मुकाबले में हमारे सामने हुकूमत के पहले 2.5 साल भी हैं, उसमें जो बहरान हुए, महंगाई की सूरत हाल हुई, वो आपके सामने है। अब सिक्योरिटी रिस्क और दहशत गर्दी के वाक़यात भी हम देख रहे हैं। आदिल भाई, डू यू सी गवर्नमेंट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, या फिर चंद साहब जैसे जीरक सियासतदान एक बार फिर से अपने कोलीग्स को बताएं कि गल वध गई है? देखिए, बात यह है कि आपका जो सवाल का आखिरी हिस्सा है उसको मैं पहले आंसर कर देता हूँ। गवर्नमेंट इज़ डेफिनेटली नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन मसला ये है कि पिछले 6 महीने से आप TV ऑन करें तो गवर्नमेंट लगी हुई है ओपोजिशन को टैकल करने में, ओपोजिशन लगी हुई है हुकूमत को नीचा दिखाने में, लेकिन इन दोनों को ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हुकूमत खुद को नीचा दिखा रही है 2.5 सालों से, और वही ओपोजिशन ने भी किया है जब से PDM बनी है। देखें पाकिस्तान के लोगों के मसाइल क्या हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, इन्फ्लेशन है, अमन व अमान के मसले मसाइल हैं। इस्लामाबाद जैसे लोगों में तहरीक इंसाफ के वोटर्स, नौजवान जो हैं, जिस तरह पुलिस ने उनको मारा, फिर हज़ारा कम्युनिटी के साथ जो हुआ, अभी तक उनकी लाशें वहाँ पे पड़ी हुई हैं। 2013 में जब ये हुआ था तो खान साहब खुद चल के उनके पास गए थे, आज वो प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी तक वो उनकी लाशें वहाँ पे पड़ी हुई हैं, लेकिन खान साहब ने अभी तक बाकायदा ऐलान नहीं किया। लेकिन मेरी इतलात ये है कि काबीना में आज उन्होंने ये कह दिया है कि मैं खुद जाऊँगा हज़ारा कम्युनिटी के पास। तो जहाँ तक हुकूमत की बात है तो हुकूमत ने इन 2.5 सालों में, मैं इसको एक्सटेंडेड हनीमून कहूँगा कि 3 से 6 महीने जब भी जो भी गवर्नमेंट आती है तो उनके पास टाइम होता है
प्रेस भी थोड़ा सा फ्रेंडली होता है उनके साथ, आवाम की तवक्कुआत भी कम होती हैं कि थोड़ा सा वो सेटल डाउन हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2.5 साल हो चुके हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि इनको अभी तक अपनी सिम जो है, उस सिम में जाना तो दूर की बात है कि इन्होंने अपनी सिमत अभी तक मुतय्यन की है कि कहाँ जाना है। जिस तरह आपने प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया, देखें 2.5 साल जब गुजर जाते हैं तो आज वड़ाई साहब ने भी बड़ा अच्छा अपने कॉलम में लिखा कि इन 2.5 सालों के बाद जो है ना, वो हुकूमत का ना सिर्फ डिक्लाइन शुरू होता है बल्कि उनके जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो रोल आउट होना शुरू हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल नवाज शरीफ के दौर में जो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का मसला हल किया, या मोटरवेज की आप बात कर लें, या सी पैक की बात कर लें, तो अवाम के जहनों में वो अभी तक बैठा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली तहरीक इंसाफ जो है वो अभी तक, पंजाब का मामला ले लें जो किसानों के साथ इन्होंने किया, या केपी की जिस तरह की गवर्नेंस है, तो ये खुद को एक गड्ढे में इन्होंने धकेल दिया है एंड दे कीप ऑन डिगिंग देयर सेल्व्स, उसको खोद ही वो जा रहे हैं। और जहाँ तक आप ओपोजिशन की बात करते हैं तो ओपोजिशन के जितने भी रहनुमा हैं, 3-4 बड़ी पार्टीज़ हैं, उनकी मिसाल उस तरह है कि ट्रेन पर वो चढ़ गए हैं और इंजन में सारे जो उनके रहनुमा हैं ना, वो पहले डब्बे में बैठ गए हैं, और उनकी भी जब से गाड़ी चल रही है उनको भी पता नहीं है कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं, और पीछे मुड़कर देखें तो उनकी सारी बोगियां जो हैं वो खाली हुई हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग के साथ सिंसेयर नहीं है, नून लीग के अपने मसले मसाइल हैं, तो जो अवाम हैं दरमियान में दे आर स्टक। हमारा तो ये ख्याल था कि ओपोजिशन अवाम का एजेंडा लेके आगे चलेगी, लेकिन पीडीएम की तहरीक मुझे तो नहीं नजर आ रहा कि अगले 5 से 6 माह में कुछ कर पाएगी। तो अवाम जो है वो मसले मसाइल में, लेकिन अच्छा है कि वज़ीर आज़म के तर्जुमान चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हमें पता है कि ये उन लोगों में से हैं, काबीना के उन मेंबरान में से हैं जो ये सारे मसाइल हमने जो बताए हैं, चाहे वो किसानों के मसाइल हों, चाहे वो हज़ारा कम्युनिटी के मसाइल हों, ये खुलकर वहाँ पर आवाज़ उठाते हैं, और उसकी वजह से उनकी जो बड़े बड़े माफियाज अंदर बैठे हुए हैं, जो लेबल तो उन पर वज़रा का लगा हुआ है लेकिन असल में माफियाज हैं, वो उनके खिलाफ भी जो है वो हो जाते हैं। नदीम अफजल चंद साहब, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये अब ओपोजिशन की तो बात नहीं करेंगे, वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ओपोजिशन जो है वो तो तकरीबन पीडीएम की तहरीक जो है जिस तरह से शुरू हुई थी वो पंजाबी में कहते हैं ना कि ठुस हो गई है। लेकिन आपकी गवर्नमेंट जो है उसकी सिमत अगर 2.5 सालों में वाज़े नहीं हो सकी तो आगे जाके किस तरह वाज़े होगी? क्या किस तरह आप डिलीवर करेंगे? आप हल्के में 3 दिन अपने जो है अपने हल्के में गुजारते हैं हफ्ते में, क्या आप अपने वोटर्स को जो है मुतमईन कर पाते हैं आजकल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आदिल भाई, एक तो अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी, आपको वेलकम करते हैं दोबारा स्क्रीन पे, बड़ी खुशी हुई। और दूसरा मैं समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत की जो आप डायरेक्शन की बात करें, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपसे इत्तफाक नहीं करता कि हुकूमत की डायरेक्शन ठीक नहीं है। हुकूमत की पहले दिन से डायरेक्शन है एक अकाउंटेबिलिटी की तरफ, एक मोटिवेशन, इदारों को मजबूत करना। दूसरा हुकूमत की डायरेक्शन है लोकल बॉडीज़ इलेक्शन के ऊपर जाना। तीसरा हुकूमत की डायरेक्शन है इकानमी को ठीक करना, इदारे जो तबाहशुदा हाल इदारे मिले हैं उनकी रिफॉर्म्स करना, उनकी रिवैम्पिंग करना और इंस्टीट्यूशनलाइज चीज़ों को करना। ये चीज़ें ऐसी थी कि बहुत बड़े चैलेंज थे। इकानमी का भट्ठा बैठा हुआ था, आपको पता है, एग्रीकल्चर तबाह हाल थी, मज़दूर का जो हाल था, पेंशनर का जो हाल था, सरकारी मुलाजमीन की जो हालात थे, वो सब आपके सामने। अब ये आप कहें कि सारी चीज़ें आइडियल हो गई हैं तो इसमें आप डिबेट कर सकते हैं। मैं आइडियल नहीं कहूँगा, लेकिन डायरेक्शन ठीक है। पंजाब में KPK में ऑलरेडी सिस्टम रिफॉर्म्स हुई हैं, लोकल बॉडीज़ में, हेल्थ सिस्टम में सेहत कार्ड आ गया है, KPK में फुल आ गया है, पंजाब में भी 45% अभी अगले महीने तक मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद फिर आगे शुरू होगा। लो इनकम हाउसिंग स्कीम अब बाकायदा मकान बनना शुरू हो गए हैं। रोज़गार स्कीम, कामयाब जवान प्रोग्राम के रोज़गार बेरोज़गारों को मिलना शुरू हो गया है। इकानमी करंट अकाउंट आपको पता है अब सरप्लस में आया है, पहली दफ़ा, इस तरह कभी नहीं आया। डेफिसिट जो है पेमेंट्स हो रही हैं, कोई डिफ़ॉल्ट से हम बच गए हैं, डिफ़ॉल्ट से हम बहुत दूर चले गए। तो मैं समझता हूँ IMF का जो प्रोग्राम था वो भी कामयाबी के साथ जारी है और हम इंशाल्लाह हमारी इकानमी की हालात बेहतर हो रहे हैं। जहाँ तक महंगाई का तल्लक है तो आपको पता है डिमांड एंड सप्लाई की वजह से जो महंगाई थोड़ी बहुत है वो,
लेकिन चीज़ें, कोई चीज़ का गंदम हो, चीनी हो या कोई और चीज़ें हो, वो शॉर्ट नहीं होने देंगी मार्केट में। इंपोर्ट करनी पड़ी तो इंपोर्ट की, और कोई उसका इंतज़ाम करना पड़ा, स्मगलिंग कंट्रोल करनी पड़ी, तो बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी आई है। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि जहाँ तक अपोजिशन का तल्लक है, अपोजिशन का एजेंडा आप देख लें, उसमें कोई हल मौजूद नहीं है। ना कोई वो जो जलसा करते हैं उसमें इकानमी का कोई रोड मैप देते हैं, या कोई वो लोकल बॉडीज़ का रोड मैप देते हैं, या कोई जुडिशल रिफॉर्म्स का रोड मैप देते हैं, या कोई ऐसा इलेक्शन रिफॉर्म्स का कोई रोड मैप देते हैं। कोई ऐसी चीज़ें जो इस मुल्क की बुनियादी ज़रूरतें हैं इस वक्त, इन चीज़ों में जहाँ कानून साजी भी होती है, जहाँ फिर गवर्नेंस की तरफ भी हमें जाना पड़ेगा, तो वहाँ अपोजिशन का कोई रोड मैप नहीं है सिवाय गाली गलोच के या तू मैं के। तो मेरे ख्याल में अवाम इससे तंग आ चुके हैं तू मैं से। अवाम भी हल चाहते हैं, अवाम चाहते हैं मैच्योर पॉलिटिक्स, अवाम एक अच्छी सियासत चाहते हैं। अच्छा चंद साहब, एक तो ये हमारे इश्यूज के ऊपर बैठे जो है ना, तो वो आप जैसे चंद लोगों के अलावा अब जितने भी तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं, तो उनका तो आगाज़ ही गाली गलोच से होता है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो इस पे हो, और उस पर बड़ा इतराज़ होता है। और हमें पता है कि इंटरनली आप भी काफ़ी इस पर आवाज़ उठा चुके हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं अब, जबकि ये नज़र आ रहा है कि जो अपोजिशन जमातों की तहरीक है PDM, शायद अगले 3 से 4 माह में, जिस तरह वो कह रहे थे उनका इस्तीफ़ों का मामला था, वो भी बिल्कुल अंडर द कारपेट उन्होंने कर दिया है, या सेनेट इंतखाबात है उसमें भी हिस्सा लेंगे, ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा। लेकिन जो उसके बाद मामला है वो होगा इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, क्योंकि अनकंडीशनली तो कब तक सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान के इदारे इस गवर्नमेंट को, अगर इसी तरह से हालात चलते रहें। परफॉर्मेंस जितना एक खान साहब ने अपने लिए एक बार सेट कर दिया था, उस बार के तो बिल्कुल करीब वो एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था अपनी तकरीरों में। बार बार हम दिन में 10-10 शॉट उनके पुराने वाले निकाल के दिखाते हैं। तो बड़ा चैलेंज आपका ये होगा कि अब आप अपने जो ताल्लुकात हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो कैसे मैनेज करते हैं। और दूसरा जो गवर्नेंस है चंद साहब, गवर्नेंस मेरे ख्याल में ये नहीं है कि आटा कम हो गया है तो आटा बाहर से इंपोर्ट कर लिया जाए, गंदम इंपोर्ट कर ली जाए, चीनी कम हो गई है तो इंपोर्ट कर ली जाए। बाकी आटा चीनी कार्टेल के खिलाफ आप सबसे ज़्यादा काबीना में बोल चुके हैं, मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे गवर्नेंस की जो नाकामी है तहरीक इंसाफ की, हर 2-3 महीने बाद कोई ना कोई कमोडिटी ऐसे आती है कि अरबों लोग कमा जाते हैं, हुकूमत सोई रहती है। देखिए, अब आपको मेरे ख्याल में इन पिछले 4-5 महीनों में आपको कोई ऐसी कमोडिटी नज़र नहीं आएगी कि जो जिसकी शार्टेज हुई हो। जहाँ तक चीनी का तल्लक है, उसके ऊपर एक कमीशन बनाया गया, अब उसके ऊपर कार्रवाई भी जारी है। ठीक है, उसमें लोगों को कई तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक तल्लक है, आप पेट्रोलियम सेक्टर की तरफ चले जाएँ, पहली दफ़ा किसी ने जो यही कंपनीज थी, यही स्टोरेज की शार्टेज थी, यही सारा कुछ होता था, इसी तरह तेल की कीमतें बढ़ी, इस तरह स्टॉक होता था, लेकिन कभी किसी ने इंक्वायरी नहीं करवाई। फर्स्ट टाइम मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने इंक्वायरी करवाई है, और अपनी हुकूमत के होते हुए कोई इंक्वायरी इस तरह करना और फिर रिपोर्ट पब्लिक करना और फिर उसके ऊपर मिनिस्ट्रियल फैक्ट फाइंडिंग बनाना ताकि इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो, ये कोई आसान काम नहीं है। जहाँ तक आप कहते हैं कि कार्टेल बड़े मजबूत हैं, माफियाज बड़े मजबूत हैं, वो आपको पता है इस मुल्क में बड़े मजबूत हैं, क्योंकि यहाँ की इकानमी को उन्होंने कैमोफ्लेज किया हुआ है, पूरा काबू किया हुआ है। और आम आदमी के जो हक खाया जा रहा है वो चंद बड़े तकड़े लोग होते हैं जो इक़्तिदार के बलबूते पे हमेशा खाते थे। आज वो सूरत हाल नहीं है। आज आप देख लें, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून से जो प्रॉपर्टी टाइकून है, जो कभी इस मुल्क की किस्मतों के फैसले करते थे, आज वो नैब को रिकवरियाँ दे रहे हैं, नैब से प्ली बारगेनिंग भी कर रहे हैं, और कोर्ट से भी फैसले उनके खिलाफ भी आ रहे हैं और हक में भी यकीनन आते हैं। लेकिन इस तरह मैं समझता हूँ कि चीज़ों की डायरेक्शन तो ठीक है। जहाँ काम करने की बात है, स्टेबिलिटी चाहिए, एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी चाहिए, स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है। स्टेबिलिटी में सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है, अपोजिशन का भी रोल है। आप अकाउंटेबिलिटी को साइड पे कर दें, बाकी चीज़ें जो है मैं समझता हूँ हुकूमत और अपोजिशन को बैठ के अवाम के मसाइल हल करने में बातचीत भी करनी चाहिए, और जो अवाम के मसाइल के लिए बातचीत से पीछे हटे वो मैं समझता हूँ अवाम के साथ मुखलस नहीं होगा। जहाँ तक इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं, इस मुल्क की बुनियादी ज़रूरत है फ्री एंड फेयर इलेक्शन,
और हर पार्टी की ये डिमांड है, आवाम की डिमांड है। अगर जेन्युइन डेमोक्रेसी आपने लानी है तो वो इलेक्शन रिफॉर्म्स होंगी। इलेक्शन कमीशन जितना मजबूत होगा उतना आवाम के फ़ायदे में होगा, इस पार्लिमानी निज़ाम के फ़ायदे में होगा। और मैं समझता हूँ लोगों का एतमाद बढ़ेगा। लोगों को जब वोट, उनके वोट का इस्तेमाल नज़र आएगा तो फिर वही वोट की इज़्ज़त भी होगी, फिर वही अवाम की हुक्मरानी भी होगी। अदरवाइज़ तो फिर आप इल्ज़ामात लगते रहेंगे, सिस्टम को हम गालियाँ भी देते रहेंगे। मैं समझता हूँ अल्टीमेटली पॉलिटिकल क्लास की या हमारी सियासत की इज़्ज़त उससे कम होगी, बढ़ेगी नहीं। ठीक। अच्छा चल साहब ये बताइएगा कि 2.5 साल तो चले गुजर गए, अब 2.5 साल रहते हैं और मेरे ख्याल में कि साल डेढ़ में तो इलेक्शन की तैयारी भी शुरू हो जाएगी। क्या आप समझते हैं बहैसियत एक पॉलिटिकल वर्कर तहरीक इंसाफ ने जो वादे किए थे, जिस तरह का मैनिफेस्टो बना था और जो ये 2.5 सालों की परफॉर्मेंस रही है, अगर इसी तरह ये जारी रही तो आप दोबारा से इलेक्शन जो है वो जीत पाएगी तहरीक इंसाफ? क्या समझते हैं आप इसी परफॉर्मेंस के साथ? देखिए मैं समझता हूँ परफॉर्मेंस आइडियल बिल्कुल नहीं है। जिस तरह के वादे किए थे, जिस तरह की सोच थी खान साहब की या लोगों की तवक्कुआत थी, 100% अगर आप कहें कि उस पर आप पूरा उतर रहे हैं या 80%, मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारी डायरेक्शन ठीक है। लोगों में कुछ बेरोज़गारी की वजह से नौजवानों में मायूसी पैदा हुई है। कई लोगों को सियासत का पता नहीं है कि सूबों का कसूर क्या है, वफाक का कसूर क्या है। और कई लोग नए थे हुकूमत में, उनका टीवी पे आके या वैसे इमेच्योरिटी का मुजाहरा करना वो भी लोगों को तकलीफ़ देता है। तो हुकूमत की चंद खामियां तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन जो अच्छी चीज़ कि लोग समझते हैं कि हमारी टॉप की क़यादत ऑनेस्ट है, हमारी अब इस तरह मंडियाँ नहीं लग रही, करप्शन नहीं हो रही और सिस्टम बेहतरी की तरफ जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों का एतमाद बहाल करना पड़ेगा और 2.5 सालों में हमें मज़ीद तेज़ी से काम करना पड़ेगा। वरना लोगों के पास हक है, अगर आप लोग डिलीवर करेंगे तो लोग अप्रिशिएट भी करेंगे, लोग आपको वोट देंगे। अगर हम डिलीवर नहीं करेंगे तो लोगों का हक है वो जिसको मर्जी वोट दे, इस पर तो कोई पाबंदी नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ वोट तक पहुँचने से पहले सबसे बुनियादी चीज़ है जुडिशल रिफॉर्म और इलेक्शन रिफॉर्म्स। अगर आप लोगों को इंसाफ नहीं दे सकते, अगर आप लोगों को वोट देने का हक देने में इंसाफ नहीं दे सकते, तो इससे बड़ी बददियानती कोई नहीं है। और ये पॉलिटिकल क्लास का फ़र्ज़ है, इसमें कोई इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं है। अगर हम इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं कर सकते, कल को हम फिर गालियां देंगे कि फ़लाँ ने मदाखलत की, फ़लाँ ने की। अगर हम आज जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं कर सकते, फिर हम जजों को कैसे दोष दे सकते हैं, हम वकला को कैसे गालियाँ दे सकते हैं? ये रिफॉर्म्स तो पॉलिटिकल क्लास ने लानी है और असम्बली के अंदर बैठ के लानी है। ये बाहर जलसों में रिफॉर्म्स तो नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल में पार्लियामेंट के अंदर चीज़ें हैं जिसका जल्द अज जल्द फैसला करना पड़ेगा और इसके लिए वक्त बहुत थोड़ा है। ठीक। अच्छा चंद साहब आखिरी सवाल आपसे कि अनफॉर्चुनेटली जो एक वाकया हुआ बलूचिस्तान में और हज़ारा कम्युनिटी के 11 लोग जो हैं वो कानकुन जिस तरह से उनकी शहादतें हुई, उन बेचारों के साथ हर 2-3 साल बाद इस तरह की ट्रेजिडी हो जाती है। 2013-14 में भी मुझे याद है कि इसी तरह के वाकयात हुए, वो लाशें लेके और सर्दी में बैठे रहे, कई दिनों उन्होंने धरना दिया। खान साहब खुद भी गए थे, अब भी वो लाशें लेके बैठे हुए हैं। तो क्या आज का इजलास हुआ, कुछ इस पर डिस्कशन हुई? खान साहब को जाना चाहिए, बहैसियत ओपोजिशन में जब वो थे तो इस तरह की बातें, ट्वीटें, और ख़ुद जाके आज जब प्राइम मिनिस्टर हैं और उनका फ़र्ज़ है उनसे पूछा जाएगा, ये उनकी जिम्मेदारी है तहफ़्फ़ुज़ देना, तो आज वो बिल्कुल खामोश हैं। देखिए मैं समझता हूँ जी, आज काबीना में बिल्कुल डिस्कशन की। मैंने ख़ुद भी रिक्वेस्ट की प्राइम मिनिस्टर से और भी बहुत सारे वज़रा ने डिस्कशन की। वज़ीर दाखिला ने अपनी पूरी रिपोर्ट पेश की कि जो उनका दौरा था, जो उनके मुज़ाकरात हुए। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश है, जो फ़िरका वारियत से ले कर वैसे वहाँ जो बलूचिस्तान के हालात हैं और जो इस पर स्ट्रेटेजिक और फिर इस पर पता नहीं क्या बेचारे हज़ारों ने या उन मज़लूमों ने नुकसान किया है कि हर 2 महीने बाद, 4 महीने बाद एक बड़ा वाक़या होता है। और मैं समझता हूँ कि रियासत मदीना का जो कॉन्सेप्ट है, उसके कॉन्सेप्ट के मुताबिक तो वज़ीर आज़म साहब को इंशाल्लाह जाना भी चाहिए और जाएंगे भी। और उन लोगों का जो है हमें इंसाफ देना पड़ेगा, और ये इंसाफ नहीं देंगे तो एज़ ए पाकिस्तानी, एज़ ए पॉलिटिकल वर्कर हम सब कसूरवार हैं।
और फिर ये सिस्टम कसूरवार है। इस सिस्टम को बेनिफिशरी तकड़े लोगों को देखें, इस मुल्क को हमें ठीक करना है। कहीं हमारे सिपाही शहीद हो रहे हैं, कहीं हमारे उसामा जैसे लड़के बेचारे कैपिटल में मारे जा रहे हैं पुलिस के हाथों, कहीं हमारे हज़ारा के लोग कम्युनिटी वो मासूम लोग, उनकी बच्चियों पे भी आपको याद है। और मैं तो उस वक़्त पीपल पार्टी में था, तो हम तो गवर्नर राज का हमने मुतालबा किया था सूबाई हुकूमत के खिलाफ, हम बोले थे और मैं उस वक्त ही बोला था और मैं आज भी मैं समझता हूँ इस पर कोई मसलत का शिकार कम अज़ कम मैं नहीं हूँगा। जहाँ जुल्म मज़लूम के साथ हमें हर वक्त खड़े होना चाहिए और बिल्कुल मैं समझता हूँ हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि हम उन कातलों तक पहुँचें और ये रियासत का फ़र्ज़ है, रियासत के तमाम इदारों के ऊपर फ़र्ज़ है, सिक्योरिटी एजेंसीज़ के ऊपर फ़र्ज़ है कि ऐसे लोगों को एक्सपोज किया जाए जो इन साजिशों में शामिल है, जो मज़दूर, खा वो मज़दूर किसी तबके से हो, किसी फ़िरके से हो, मज़दूर मज़दूर है, खून खून है, तो उसके ऊपर तो मैं समझता हूँ एक्शन होना चाहिए। अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो फिर इस मुल्क में आप अनार्की फैलने से नहीं रोक सकेंगे। ये नहीं है कि आज वो मार रहे हैं, कल को हम भी मार सकते हैं, कोई और कार्रवाइयों पर और सूरत हाल पर एक्शन लेना चाहिए और किसी का भी खून रायगा नहीं जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल शाह से, बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद, हमारे साथ आप मौजूद। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर ये गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मजीद इशूज़ उन पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़ स्ट्रीट। सुप्रीम कोर्ट ने सुबह खैबर पख्तूनख्वा के इलाके करक में हिंदू मंदिर नजर आतिश करने के वाक़े पर अहम फैसला सुना दिया। मंदिर की दोबारा तामीर का हुक्म दे दिया गया, नुकसान पहुंचाने वालों से पैसे वसूल किए जाए। ये रिमार्क सुप्रीम कोर्ट में इस वाक़े पर खुद नोटिस की समाअत के दौरान पेश आए, जहां इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा ने अदालत को बताया कि 30 दिसंबर को मंदिर के करीब एक मजहबी जमात JUIF का इज्तिमा था, जबकि स्पॉन्सर मौलाना फैजुल्लाह थे। अदालत को बताया गया कि इस इज्तिमा में मौजूद मौलवी शरीफ ने लोगों को एहतजाज करने पर उकसाया, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि यह बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ। हमलावर हर चीज को तबाह करते रहे, समाधि को भी आग लगा दी गई। पुलिस चौकी साथ होने के बावजूद ये वाकया कैसे हो गया? IG KPK ने जवाब दिया कि SP और DSP समेत ड्यूटी पर मामूर 92 एहलकारों को मुअत्तल किया गया है, जबकि वाकये में मुलव्विस 109 अफराद गिरफ्तार हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस एहलकारों को मुअत्तल करना काफी नहीं है, उन्हें तनख्वाह तो मिलती रहेगी। इस वाकये से पाकिस्तान की दुनिया भर में बदनामी हुई है। पुलिस ने हुजूम को अंदर जाने की इजाजत कैसे दी? पुलिस का काम कानून पर अमल दरामद का है, हुकूमत की रिट बरकरार रहनी चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस का मौक़िफ़ है कि खून खराबे की वजह से पुलिस खामोश खड़ी रही। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने अदालत को बताया कि समाधि पर 100 नए पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। हिंदू समाधि को दोबारा बहाल किया जाएगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि समाधि को बहाल करने के अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा। चीफ सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि सूबाई हुकूमत मंदिर की असर नौ तामीर का खर्च बर्दाश्त करेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जिन लोगों ने मंदिर को नुकसान पहुंचाया उनसे पैसे वसूल किए जाए। जिम्मेदारों की जेब से पैसे नहीं निकलेंगे तो उन्हें यह एहसास नहीं होगा, वरना ये दोबारा भी काम करेंगे। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने जवाब दिया कि फौरी तौर पर समाधि की बहाली हुकूमती अखराजात से की जाए और जिम्मेदारों से बहाली की रकम वसूल की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में मंदिरों और गुरुद्वारों की जमीनों से तजावुजात खत्म करने का हुक्म देते हुए चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड को हिदायत की है कि करक में हिंदू समाधि का दौरा करें और दोबारा तामीर शुरू करवाएं। यह एक अहम फैसला है क्योंकि इस फैसले के बाद रियासत के रिस्पॉन्स ने जहां पाकिस्तान ने अक़लियती बिरादरी को तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई है, वहीं पर हमसाया मुल्क भारत में अक़लियतों से होने वाले रियासती सलूक और इंतहा पसंद सोच को भी बेनकाब किया है। जहां बाबरी मस्जिद के सामने के बाद इंडिया की अदालतों ने न सिर्फ मस्जिद शहीद करने वालों को बरी कर दिया था, बल्कि जमीन पर मंदिर बनाने की भी इजाजत दी थी। लेकिन जहां यह फैसला खुशाइंद है, वहीं आज की समाअत में खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात भी उठते हैं, जो कि बहुत अहम है। साथ ही साथ यह मामला भी अहम है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मंदिर को नुकसान पहुंचाने वालों से पैसे कौन वसूल करेगा। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी कामरान बंगश हमारे साथ मौजूद हैं।
कामरान, सबसे पहले तो आप ये बता दें कि अदालती फैसला डेफिनेटली खुशाइन है, पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज भी इससे बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अब इस फैसले की रोशनी में मंदिर की तामीर का आगाज़ कब से किया जाएगा और मुकम्मल कब तक कर लिया जाएगा? जी आदिल साहब, आपका सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखिए, अदालत का फ़ैसला खुशाइंद है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले ही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने यह फ़ैसला लिया था, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने, कि हम इस मंदिर की ये जो समाधि है इसकी तामीर दोबारा से करेंगे। तो उसके लिए जो फॉर्मल प्रोसीजर्स हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसको हम पूरा कर रहे हैं। लेकिन ये एक हिस्टोरिक समाधि है जो टेरी के इलाके में है, करक। इसमें सिर्फ टाइम लाइन्स का मैं इसलिए आपको पहले से बता दूं क्योंकि जब आप किसी हिस्टोरिक बिल्डिंग की दोबारा से प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन करते हैं तो उसके ऊपर यकीनन टाइम लगता है, क्योंकि आपने बारीकियों को देखना होता है, इसकी जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है उसको हमने मद्देनज़र रखना है। तो इस वजह से टाइम शायद थोड़ा सा लगे इसके ऊपर तामीर के मरहले में, लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी जो तारीख़ी एक हेरिटेज है उसको भी हम बरकरार रखें और यकीनन अदालती फ़ैसले का भी एहतराम करते हैं, उसको भी हम वेलकम करते हैं। अच्छा कामरान, इसकी तामीर के अखराजात भी आज अदालती प्रोसीडिंग्स में ज़ेर गौर आए थे, उन पर भी बात हुई थी। अब इब्तदाई तौर पर तो सूबाई हुकूमत ये अखराजात बर्दाश्त कर रही है, लेकिन अल्टीमेटली जब जिम्मेदारों से ये अखराजात वसूल करने हैं तो उसके लिए क्या लाहेअमल इख्तियार किया जाएगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जानिब से? आदिल साहब, ये एक सानवी इशू है, ये अखराजात वाला। ये शायद इतना बड़ा नहीं है जितना इसको हम समझते हैं कि जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में, आपको मुझसे ज़्यादा इल्म है कि यहाँ पे जो एक मजहबी रवादारी का और हमारी जो मजहबी अक़लियतें हैं उनके साथ एक जो हमारी बरादराना ताल्लुकात हैं वो बड़ा इफेक्ट हुआ है। ये जो माहौल है ना, इसको जो ख़राब करने की कोशिश की गई है, और फिर यकीनन जैसे आपने बात की कि बैनुल अक़वामी सतह पर हमारी जो पोजीशन ख़राब कराने की कोशिश की गई, उसको हम बड़ा सीरियसली देख रहे हैं और हमारे ग्रेव कंसर्न्स उसके ऊपर है कि खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह के वाक़यात कभी पेश नहीं आए। मजहबी अक़लियतें जितना जोश व खरोश से खैबर पख्तूनख्वा में अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं वो शायद ही कहीं पर मिसाल हो। इनकी होली लें, इनकी दिवाली लें, खैबर पख्तूनख्वा की जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो इनके साथ मिल बैठ कर, मैं पेशावर की अगर आपको एग्जाम्पल दूँ, यहाँ पर हमारी मुस्लिम कम्युनिटीज़ इनके साथ, इनकी त्योहारों में और रिचुअल्स में हम इनके साथ शरीक होते हैं। तो इसकी जो इन्वायरमेंट ख़राब करने की बात की गई, यकीनन हम फर्दर ऑप्शंस भी देख रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल जो हमारा ग्रेव कंसर्न है वो इसी पर है कि ये इस तरह का वाक़या जो हमें पेश आया, हुकूमत और अवाम इसको इस तनाजुर में देख रही है कि इसको हम क्रिमिनली इसको डील करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा एक बड़ा कंसर्न इसमें पुलिस के रोल का भी है। अगेन मैं रेफर करूंगा सुप्रीम कोर्ट अदालत की प्रोसीडिंग को भी, उसमें भी ये बात हुई है कि अगर 92 एहलकार वहां पर मौजूद थे तो फिर भी मॉब इतना मुश्तइल हुआ, पुलिस एहलकार उसे कंट्रोल नहीं कर सके। तो जो मिसाली पुलिस का दावा था, एक तो ये कामरान साहब बताइएगा कि उसकी अमली शक्ल क्यों ना दिख सकी, और फिर क्या पुलिस एहलकारों की मुअत्तली ही हल है या कोई और कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ? देखें, एक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है इस बारे में कि हम जहाँ पे ये बात करते हैं कि मिसाली पुलिस है तो वहीं पे सज़ा भी फिर हम इनको मिसाली देंगे। ये कोई भी जो प्रोसीजर होता है गवर्नमेंट का, उसमें सबसे पहले स्टेप यही होता है कि आप उसको मुअत्तल कर दें, उसके बाद चार्जशीट होती है और फिर एक्सपल्शन होती है। अभी अभी आप देख लें कि जो एक इशू हुआ था उसके ऊपर 2 SHOs, जो हमारे पेशावर में इशू हुआ था आमिर तहकाली वाला, उसके ऊपर 2 SHOs को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सिर्फ फर्स्ट फेज़ में मुअत्तली हुई है, अभी हम फॉर्मल प्रोसीडिंग की तरफ जा रहे हैं, और अगर कहीं पे ये सामने आया तो जैसे मिसाली पुलिस है वैसे ही मिसाली सज़ा भी देंगे इनको। अच्छा कामरान, यहाँ पर यह भी बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान का नाम भी कुछ रिपोर्ट्स में सामने आ रहा था, आईजी साहब ने भी जिक्र किया, लेकिन उन्होंने तो खैर क्लैरिफाई कर दिया कि स्लिप ऑफ टंग था, वो मौलवी फैजुल्लाह का नाम शायद लेना चाह रहे थे। लेकिन क्या मौलाना फजल रहमान साहब की भी इन्वॉल्वमेंट किस तरह से इस सारे मामले में सामने आई है, आपके पास इत्तलात है? देखिए, मैं मौलाना साहब की एज अ पर्सन तो मैं उनको नहीं बोलूँगा जब तक इसकी डिटेल्ड इंक्वायरी ना हो, लेकिन उनकी जमात के कुछ लोग इसमें मुलविस रहे, जो मौलाना साहब हैं उस मुतालिका मस्जिद के, उनका और वहाँ पे जो इनकी लोकल लीडरशिप है उनकी इन्वॉल्वमेंट सामने आई है और उसके ऊपर हमने एक्शन भी लिया है। मैं मौलाना फजल रहमान साहब की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के बारे में अभी नहीं कह सकता, इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट।
अच्छा कामरान, आपने भी अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में जिक्र किया था कि डेफिनेटली अफसोसनाक वाक़या है, और ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी आपने ये भी जिक्र किया कि मजहबी त्यौहार मनाए जाते हैं, एहतराम किया जाता है, इस्लाम भी डेफिनेटली दर्स देता है और रियासत पाकिस्तान की बुनियादी असास भी यही है। लेकिन अब ये जो अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है, इसके बाद जो बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी है, जो रवादारी है, उसकी आगाही फैलाने के हवाले से मज़ीद क्या इक़दाम किए जाएंगे और हुकूमती ताउन किस हद तक होगा इस सारी सूरत हाल में? आदिल साहब, ये एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है हमारे लिए, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए और हमारी आवाम के लिए। आपने देखा कि जब ये वाक़या पेश आया तो सबसे पहले हमारी खैबर पख्तूनख्वा की सिविल सोसाइटी ने, पॉलिटिकल लीडरशिप ने, वो जिस भी जुमात से है और जो भी हमारी जो हुकूमत है, हमने जितना प्रोएक्टिवली, इवन जर्नलिस्ट्स की, जो क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसको बड़ा ओपनली कंडेम किया। तो ये हमारे लिए एज अ सोसाइटी एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है। अब हमने इसको कैसे टैकल करना है? सबसे पहले तो जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। दूसरे एंगल पे अगर हम इसको देख रहे हैं तो आपने देखा कि हिंदू कम्युनिटी ने इवन इसके ऊपर जो हमारी है, उन्होंने इसके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रोएक्टिवली इसके ऊपर एक्शन लिया गया। मुस्लिम जो उधर के लोकल मुस्लिम कम्युनिटी है, उन्होंने उनके साथ इजहार यकजहती किया। तो ओवरऑल इसको सबसे पहले तो हम इसके साथ जोड़ रहे हैं कि जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। दूसरा, जो हिंदू मुस्लिम जो हमारी यहाँ पे एक यूनिटी है, उसको मज़ीद वो मिले। यहाँ पे जितनी भी हमारी तंजीमें हैं, सिविल सोसाइटी है या गवर्नमेंट के लेवल पर है, और वो आपने देख लिया कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं माइनॉरिटी के और जो माइनॉरिटी के MPAs हैं, वो चले गए उधर, लोगों ने उनके साथ मुकम्मल ताउन किया। तो ये एक ऐसी फ़िज़ा बनने जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसको हम यकीनन ये एक अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन साथ ही साथ इसको हम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ भी कहते हैं कि आइंदा के लिए ऐसे वाक़यात का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो और रोकथाम हो इसकी। तो उसके बारे में यकीनन अवेयरनेस भी एक फैक्टर है, लेकिन जो सज़ा और जज़ा का अमल है वो अगर अच्छे तरीके से, जो कि मुझे यकीन है कि हम कर पाएंगे इंशाल्लाह उसको, तो आइंदा के लिए ऐसे वाक़यात सोचते हुए जो भी कल्प्रिट्स हैं वो 1 लाख दफ़ा सोचेंगे कि उनका भी अंजाम इसी तरह होगा। अच्छा, सज़ा और जज़ा के अमल की तो आपने बात की कामरान, डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है और आइंदा के लिए ऐसा कोई अफसोसनाक वाक़या ना हो, उसकी रोकथाम भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसकी रोकथाम के लिए कामरान, इस सारी मामले में भी हमने देखा कि जब हजूम मुश्तइल हुआ तो फिर पुलिस हजूम को रोक ना पाई। अब आप आखिर में ये भी कमेंट कर दीजिए कि क्या यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग की कमी थी या फिर राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं ले सके थे कि इस मुश्तइल हजूम को रोकना किस तरह से है? इस सारी सूरत हाल पर क्या कमेंट करेंगे आप? देखें, एक तो हमारी जो पुलिस है उसकी यकीनन मॉब कंट्रोल के ऊपर इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, हंगू में आप देख लें, पेशावर में हमारे 2 बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसी तरह के मॉब्स को कंट्रोल करने के लिए इनको ट्रेन की जाती है। लेकिन आपने जो क्वेश्चन उठाया वो बड़ा रेलेवेंट है। हम इसके बारे में खुद पर्सनली मैं इसके बारे में कंसर्न हूँ। वज़ीर आला साहब ने खुद IGP साहब को हिदायत जारी की हैं कि ये इंक्वायर कर लें, और उस हवाले से जो मुअत्तलिया हुई है उनके ऊपर हम नहीं रुकेंगे, सिर्फ हम आगे देखेंगे अगर किसी भी जगह पे नेग्लिजेंस हुई है। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कह देता हूँ कि हम इसको एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते कि इनकी अगर ट्रेनिंग नहीं हुई या प्रॉपरली ये तादाद में कम थे, क्योंकि ये एक हेरिटेज साइट्स हैं हमारी इस तरह की। तो अगर खुदा ना खास्ता हम जो हिंदू मेजॉरिटी के एरियाज़ हैं, अगर उधर किसी मस्जिद के साथ ऐसे हो जाए जैसे इंडिया में हुआ बाबरी मस्जिद के साथ, अभी तक दुनिया उनको लान तान कर रही है। हमने तो अपने एंड पे तो जो कुछ किया है, लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट जो हमारी पुलिस है वो भी जवाबदेही देंगे इसकी, और उसके लिए उनको वज़ीर आला साहब ने हिदायत जारी की हैं कि वो डिटेल्ड रिपोर्ट दें। और हम जो रेलेवेंट इदारे हैं, जैसे आपने कहा सुप्रीम कोर्ट या जो बाकी इदारे हैं, उनको और इवन पब्लिक करेंगे इस रिपोर्ट को, ताकि आइंदा के लिए, जैसे आपने अभी बात की, आइंदा के लिए हम इस तरह की जो मसाइल हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम एज ए सोसाइटी हम बहुत बड़े ट्रांजिशन से गुजरे हैं। हमने जो एक्सट्रीमिज़म देखी यहाँ पे, या जो मसाइल हमने देखे, उसके बाद जो हम अमन की तरफ जो चले गए, अब इस तरह के वाक़यात को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मंगेश, हमारे साथ आप मौजूद थे और KPK हुकूमत के मौक़िफ़ से सारी सूरत हाल पर आप हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे बलूचिस्तान के इलाके मच की, जहाँ पर हज़ारा बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 11 कारकुनों की टारगेट किलिंग के बाद 3 रोज से धरना जारी है और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से खुसूसी तौर पर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी लवाहिकीन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में नाकाम रहे हैं।
लवाहिकीन का मुतालबा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के आने तक मक़तूलीन की तदफीन नहीं की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म पर दबाव बढ़ रहा है कि वो कोयटा जाएं। उन्हें माजी के हज़ारा बरादरी से मुतालिक बयानात भी याद दिलाए जा रहे हैं। याद रहे कि हफ्ता और इतवार की दरमियानी रात मच में शिद्दत पसंद तंजीम दाइश ने कारकुनों के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की, जिनमें एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाले 5 अफराद भी शामिल थे। और कोयटा के मगरबी बाईपास पर हज़ारा बरादरी धरना जारी रखे हुए है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वफाकी वज़ीर दाखिला कोयटा पहुंचे तो धरने की क़यादत करने वाले मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साबिक रुकन बलोचिस्तान असम्बली आगा रज़ा ने जुडिशल इंक्वायरी कराने के साथ साथ एक मुतालबा यह भी किया कि अमन व अमान के क़याम में नाकामी पर सूबाई हुकूमत को मुस्ताफ़ी होना चाहिए। शेख रशीद की जानिब से जुडिशल इंक्वायरी समेत तमाम मुतालबात मानने का ऐलान किया गया, लेकिन सूबाई हुकूमत के इस्तीफों के मामले से पीछे हटने का मुतालबा भी किया गया। ये मेरे बस का नहीं है और इसको मैं चाहूँगा भी कि आप इसको सियासत की नज़र ना करें। ये शुहदा के जनाजे हैं कि सूबाई हुकूमत मुस्तफ़ी हो, ये बहुत बड़ी बात है। सो आप बजाय सूबाई हुकूमत की और सपोर्ट लें, मदद लें। जो हमारी कोताहियाँ हैं उस पर हम अपनी नज़र रखें। चौथा मुतालबा है कि जुडिशल कमेटी का क़याम, मैं जुडिशल कमेटी आप बता दें हाई कोर्ट से करवानी है, लोकल से करानी है। मैं आज ये मेरे इख्तियार में है, मैं जुडिशल कमेटी का इख्तियार का ऐलान करता हूँ। वज़ीर दाखिला ने हज़ारा बरादरी के वफ्द की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करवाने की भी यकीन दहानी कराई है, लेकिन हज़ारा बरादरी की जानिब से क्या जवाब दिया गया वो भी सुन लीजिए। आप 1 मिनट के लिए हमारे जगह पर अपने आप को रखें। सही कह रहे हैं आप। बारहा इस तरह के वादे दिए गए, हम इन जवानों को क्या जवाब दें ये जो बैठे हुए हैं। लवाहिकीन सवाल कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म उनके पास क्यों नहीं आ सकते, मुतासरा खानदानों के सर पर हाथ क्यों नहीं रख सकते। याद रहे कि कोयटा में हज़ारा बरादरी इससे पहले भी टारगेट किलिंग के कई वाकयात का निशाना बन चुकी है, जिस पर माजी में इमरान खान भी हुकूमतों से सवाल करते रहे हैं। लेकिन आज वो खुद हुकूमत में है, क्या वो हज़ारा बरादरी का मुतालबा मानेंगे या नहीं? आने वाले दिनों में यह सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। प्रोग्राम में यहां वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे न्यूजीलैंड के दौरान मुसलसल दूसरे टेस्ट में नाकामी के बाद सवालात उठ रहे हैं। टॉप बैटिंग ऑर्डर बार बार क्यों फ्लॉप हो रहा है? शान मसूद को बार बार नाकामी के बायस चांस क्यों दिया जा रहा? फील्डिंग में नाकामी का जिम्मेदार कौन है? बॉलिंग में रिकॉर्ड एक्स्ट्रास क्यों दिए गए? क्या कोचिंग स्टाफ जिसमें वकार यूनिस और यूनिस खान शामिल हैं, इनकी तब्दीली नागुज़ीर है? ये वो सवाल हैं जो अब दूसरे टेस्ट में तकरीबन नजर आने वाली शिकस्त के बाद हर जानिब से उठ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नलायकियां, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पॉलिसियां, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो बोया वो काट रहा है। और एवरेज बंदा लाते रहेंगे, एवरेज बंदा खिलाते रहेंगे, एवरेज टीम बनाते रहेंगे और एवरेज ही काम करते रहेंगे और एवरेज रिजल्ट आते रहेंगे। पाकिस्तान जब जब टेस्ट मैचेस खेलेगा पाकिस्तान एक्सपोज होगा। ये स्कूल लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं, स्कूल लेवल की, और स्कूल लेवल का इनको क्रिकेटर बना दिया मैनेजमेंट ने। अब ये फिर सोच रहे हैं कि मैनेजमेंट चेंज कर देते हैं। चलो जी मैनेजमेंट चेंज कर दो। और भाई तुम लोग अब चेंज होगे। यहां पर अहम बात यह है कि पहले टेस्ट मैच की तरह दूसरे टेस्ट मैच में भी पाकिस्तानी टीम ने बार बार कीवी बल्लेबाजों को चांसेस दिए, जिसका न्यूजीलैंड ने भरपूर फायदा उठाया और 659 रन का स्कोर करने के बाद पाकिस्तान को 362 रन का हदफ दे दिया, जो पाकिस्तान की मौजूदा बैटिंग लाइनअप की कारकर्दगी देखते हुए इनिंग्स की शिकस्त का पेश खैमा नजर आ रहा है। पाकिस्तानी टीम ने क्या गलतियां की? क्या टीम की सिलेक्शन बेहतर तरीके से हो सकती थी? क्या कोचिंग स्टाफ पर उठने वाले सवालात ठीक हैं? इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। याहिया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया याहिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो बताएं कि मुतवातिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी आप देख रहे हैं, न्यूजीलैंड सीरीज आपके सामने है, गलती कहां पर हम कर रहे हैं? किस फील्ड में, किस मैनेजमेंट लेवल पर, टीम सिलेक्शन में कहां पर प्रॉब्लम्स देख रहे हैं आप?
देखिए, अगर आप मुझसे मेरी राय पूछेंगे तो मेरे लिए तो कोई हैरानगी की, मेरे लिए तो ये कोई बहुत बड़ी नाकामी बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि पिछले 2 साल से ज़्यादा का अरसा इस मौजूदा क्रिकेट बोर्ड को हो चुका है, लेकिन हालात नहीं बदल रहे। खेल के मैदान में टीम पाकिस्तान के नाकामियाँ पै दर पै इस टीम की जो है वो घर में मौजूद हैं। और अगर दौरा न्यूजीलैंड की पर्टिकुलरली हम बात करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो इस दौरे पर आपकी मंसूबाबंदी थी, इस दौरे में आपकी सिलेक्शन का मेरिट था, जिसका अगर मैं ये कहूँ कि सही मानों में कत्लेआम किया गया तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि न्यूजीलैंड के दौरे में जिस तरह शुरुआत हुई, 14 दिन का क्वारंटीन, खिलाड़ियों के चेहरे उतरे हुए थे, माथे के ऊपर बल पड़े हुए थे और ऐसा लग रहा था एक लम्हे को कि शायद ये दौरा शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अब वो सब लोग भूल चुके हैं क्वारंटीन को, कि 14 दिन का क्वारंटीन क्या था। पहले T20 सीरीज एंड देन उसके बाद टेस्ट सीरीज में जिस तरह की टीम की कारकर्दगी रही है, नवश्ता दीवार है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और एक ऐसी टीम जो कि इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की टेस्ट रैंकिंग में 7वें नंबर पर मौजूद है, आप उससे किस तरह की उम्मीद करते हैं? जिसके बैट्समैन ना तो फॉर्म में है, जिसके बॉलर ना तो लाइन और लेंथ पर बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना तो चेहरे बदल रहे हैं टीम में, ना खिलाड़ियों की कारकर्दगी में कोई बदलाव आ रहा है। अच्छा, यहिया बाबर का ना होना टीम में इंजरी के बायस, क्या आप उसे भी अहम फैक्टर करार देते हैं इस परफॉर्मेंस का, या फिर परफॉर्मेंस ऐसी ही रहनी थी टीम की? देखें, बाबर होते तो शायद कुछ रन बन जाते, और अगर बाबर भी नाकाम होते तो शायद उसका इल्जाम भी क्वारंटीन को ही दे दिया जाता। लेकिन बाबर ने तो बॉलिंग नहीं करनी थी, असल तो आपकी बॉलिंग की नाकामी यहाँ पर खुलकर सामने आई है। पहले आप ऑस्ट्रेलिया में 2-0 आ रहे हैं, इंग्लैंड में आप 1-0 आ रहे हैं, और अब न्यूजीलैंड में आप 2-0 की नाकामी से 2-4 होने के बिल्कुल दरवाजे पर मौजूद हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपने इंग्लैंड में उन्हीं 3 बॉलर्स के साथ जाने का फैसला किया, अब्बास शाहीन एंड नसीम शाह, जिनके साथ आप न्यूजीलैंड में 2 टेस्ट मैच खेले। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मिचेल सैंटनर को, जो कि 23 टेस्ट मैचों का तजुर्बा रखते हैं, न्यूजीलैंड ने जो है वो क्राइस्टचर्च की पिच पर बाहर बिठाया, और हमने जो है वो एक ऐसे खिलाड़ी को डेब्यू करा दिया जो कि अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहा था, और हमने उसको तजुर्बेकार यासिर शाह के ऊपर फौकियत दी। एक तजुर्बेकार खिलाड़ी की जगह हम एक इनएक्सपीरियंस बॉलर के साथ उम्मीद कर रहे थे कि वो क्राइस्टचर्च में जो है वो मातम का सामान पैदा कर देगा न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी के लिए, जिसमें 9वें नंबर तक बैटिंग करने की सलाहियत मौजूद है। तो हमने जो गड़ा खोदा था, शायद हम उसमें खुद गिर गए। अच्छा, यहिया मिसबाउल हक के हवाले से कुछ इतलात थी कि इस सारी परफॉर्मेंस के बाद उन पर तनकीद की जा रही थी, लेकिन क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि T20 वर्ल्ड कप तक वही रहेंगे कायम। इस हवाले से क्या इतलात हैं? क्या तब्दीली देखेंगे आप मिसबाउल हक की सूरत में? कोई नया चेहरा, कोई नया पर्सन? इस क्रिकेट बोर्ड की किसी बात पर एतबार करने को तो दिल चाहता ही नहीं है, क्योंकि इनका माजी का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो इनकी कारकर्दगी का खुलासा कर रहा है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने अपने पहलू में बैठाकर सरफराज के बारे में कहा था कि वो हमारे टेस्ट के भी कप्तान होंगे, वनडे के भी कप्तान होंगे, T20 के भी कप्तान होंगे। लेकिन वो बेचारे सरफराज किसी एक फॉर्मेट के कप्तान तो क्या रहते हैं, वो टीम में भी मौजूद नहीं है। फिर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी डिपार्टमेंट हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन इमरान खान साहब के सामने उनकी कहाँ चली। इमरान खान साहब ने बोला, मैं तो 40 साल से ख्वाब देख रहा था, इसको आप लपेटें, और हमारी 6 टीमों का कॉन्सेप्ट आ गया। अब क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि जनाब मिसबाउल हक जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच होंगे। तो यही मिसबाउल हक थे जिनको अपने बराबर में खड़े रहकर चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब ने कहा था कि हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, चीफ सिलेक्टर हेड कोच एक ही होंगे। लेकिन सिर्फ 1 साल के बाद आपने मिसबाउल हक को इस सूरत हाल में मजबूर कर दिया कि उन्होंने हेड कोच के हेड चीफ सिलेक्टर की हैसियत से जो है अपने ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। तो अब आप कैसे एतबार कर सकते हैं कि अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो पिक्चर बाकी है? कैसे आप इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आने वाली सीरीज में आपको जनूबी अफ्रीका से घर में मुकाबला करना है? जनूबी अफ्रीका के पास फाफ डुप्लेसी हैं, कॉन्टेंट डिकॉक हैं, उन्होंने अपने घर में श्रीलंका के लिए मुश्किल सूरत हाल का सामान पैदा किया हुआ है, फिर हमको जनूबी अफ्रीका जाना है, फिर हमने इंग्लैंड जाना है। तो आप इस बात की जमानत देंगे कि क्या वहां नताइज हमारे खिलाफ रहे तो ये क्रिकेट बोर्ड मिसबाउल हक के कंधे पर हाथ रखेगा? अच्छा, यहिया वकार यूनुस पर काफ़ी तनकीद अब सोशल मीडिया पर भी सामने आ रही है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से भी सामने आ रही है। उनका बॉलर्स को लेकर, उनकी सिलेक्शन को लेकर, बॉलर्स के साथ बिहेवियर को लेकर काफ़ी क्रिटिसिज्म का वो शिकार रहते हैं, और कहा यह जा रहा है कि आमिर के भी टीम में ना होने की एक बड़ी जिम्मेदारी वकार यूनुस पर आयद होती है। इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? वकार यूनुस पर कितनी जिम्मेदारी आप आयद करेंगे? देखिए, आपके सवालों के जो 2 हिस्से हैं, पहले मैं आमिर के हवाले से बात कर लेता हूं। देखिए, आमिर के लिए तो मेरा कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, ठीक है। और आमिर तो जितनी क्रिकेट भी खेल गए बस ठीक है, वो लकी रहे कि वो क्रिकेट खेल गए, लेकिन अब उनके लिए पाकिस्तान क्रिकेट में कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।
एक ऐसा खिलाड़ी जिसने पाकिस्तान का सौदा किया हो, मैं तो बिल्कुल भी उसके हक में नहीं हूं, लेकिन बहरहाल आपने उनको खिलाया, उनके ऊपर बहुत सारे बॉलर्स को कुर्बान कर दिया। 2019 वर्ल्ड कप में आपने स्क्वाड में जुनैद खान को बाहर किया और आमिर को टीम में शामिल कर लिया, तो आमिर को भी बड़ा लाड मिला है, बड़ा प्यार मिला है। अब वो सिर्फ अपनी फेस सेविंग का माहौल पैदा कर रहे हैं, लेकिन आमिर के हवाले से मैं सिर्फ यही कहूंगा कि वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की जो है वो सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो आपका सवाल है वो ये कि वकार यूनुस, तो देखिए वकार यूनुस पिछले 10 साल से क्रिकेट बोर्ड के साथ मौजूद है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो सिफारिश लगाकर बोर्ड में आ जाते हैं, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का, लेकिन लोग यही कहते हैं। और वो मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड में निकल चुके हैं, लेकिन फिर क्रिकेट बोर्ड में वो आ भी जाते हैं। मसला यह है कि वो इस क्रिकेट टीम के 5 साल पहले हेड कोच थे और अब वो मिसबाउल हक के अंडर में बॉलिंग कोच की हैसियत से जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नौकरी हासिल करना चाहते हैं और बाकी जो उनके मामलात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। वकार यूनुस का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि वकार यूनुस आज तक ये भूले नहीं है कि वो पाकिस्तान के एक्स कैप्टन थे। वकार यूनुस आज तक ये भूले नहीं है कि वो पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन बॉलर थे। वो कोचिंग कर रहे हैं, उनको इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए। उनको अंदर जाके बॉलिंग नहीं करनी, बल्कि उन खिलाड़ियों से उनको परफॉर्मेंस लेनी है। 2011 वर्ल्ड कप में जुनैद खान को लेकर गए, कोई मैच नहीं खिलाया उन्होंने। उसके बाद शाहिद आफरीदी के साथ, शाहिद आफरीदी ने अपनी किताब में उनके बारे में जो लिखा मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहूंगा। यूनुस खान के साथ उनके जो मामला थे वो सबको पता है और अब आमिर ने भी उनके ऊपर उंगली उठा दी है। वकार यूनुस का एक मसला है, जो ट्राई एंड टेस्टेड बॉलर है वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होते, और जो कुछ नहीं किया, जिसने खेला ही नहीं है, वो चाहते हैं कि उसको बॉलर बना दें, तो ऐसा हो नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया याया हुसैनी हमारे साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में अब आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे मशरिक़ वुस्ता की, जहां पर अहम पेशरफ्त हो रही है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक के दरमियान सर्द जंग इख्तिताम पजीर हो रही है। 3.5 साल बाद कतर और सऊदी अरब के दरमियान सरहदी राबता बहाल हो चुका है। खलीजी ममालिक के रहनुमा सऊदी अरब के शहर अल उला में खलीज तावन काउंसिल के इजलास में शिरकत करने जमा हो चुके हैं, जहां कतर के खिलाफ 3 साल से जारी बॉयकॉट के खात्मे का ऐलान भी मुतवक्के है। वाज़ेह रहे कि इस इजलास से कबल ही पीर की शब सऊदी अरब ने कतर के साथ अपनी सरहद दोबारा खोल दी और कतरी अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल सानी की सऊदी अरब आमद पर सल्तनत के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने खुद इस्तकबाल किया। कतर के वज़ीर ख़ारिजा के मुताबिक खलीज तावन काउंसिल के मेंबर ममालिक सऊदी अरब में आज से शुरू होने वाले इजलास के दौरान कतर का बॉयकॉट बाकायदा खत्म करने के बयान पर भी दस्तखत करेंगे। याद रहे कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और मिस्र ने जून 2017 में कतर पर मुबैना तौर पर दहशत गर्दी की हिमायत करने के इल्जाम और ईरान के साथ रवाबित रखने की बिना पर ताल्लुकात खत्म करते हुए कतर के आगे कई मुतालिबात रखे थे। इन ममालिक ने ताल्लुकात की बहाली के लिए कतर के सामने जो मुतालिबात रखे उनमें अल जजीरा चैनल को बंद करना, एक तुर्क अड्डा खाली करवाना और इख्वानुल मुस्लिमीन से ताल्लुकात को खत्म करना शामिल था। कतर की जानिब से इन इल्जामात की तरदीद की जाती रही और कहा गया कि वो बगैर किसी शर्त के मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन इस हालिया पेशरफ्त को इंतहाई अहम समझा जा रहा है और दोनों ममालिक के ताल्लुकात की बहाली के लिए अमरीकी इंतजामिया का वाज़ेह किरदार नजर आता है। यह खबर भी है कि सदर ट्रंप के दामाद और सीनियर मुशीर कतर और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले मुआहदे पर दस्तखत करने की तकरीब में शामिल होंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। हमें आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। अल्लाह हाफिज।